नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिन कहा कि उसने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसिलिजुमैब को पूर्वी वो योग्यता दे दी है। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी पूरी तरह खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खामोश है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका परिवार का पलटवार जारी है। यूक्रेन मसले को लेकर तनाव काफी गहरा गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान में आगामी 14 फरवरी को 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें से ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिन कहा है कि उसने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसिलिजुमैब को योग्यता दे दी है। स्विस फर्मा दिग्गज रोश की बनाई गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोविड-19 से पीड़ित लोगों में मृत्यु के जोखिम को घटाने में और अस्पताल में कम समय गुजारने में मदद करती है। डब्ल्यूएचओ ने संयुक्त राज्य अमेरिका समेत यूरोपीय संघ की तरह पहले से अस्पतालों में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज के लिए इसके इस्तेमाल की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक ये कम मात्रा में होती है और काफी महंगी होती है। कम आय वाले देशों में इसकी एक खुराक 600 तक जाती है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इसकी पूर्व योग्यता और इसे और उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। टोसिलिजुमैब को पहले अधिकतर 120 देशों में गठिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं महामारी के वक्त ये एक खतरनाक साइटोकाइन स्टॉर्म को दबाने में मददगार साबित होती दिखी है। डब्ल्यूएचओ ने टोसिलिजुमैब को रॉस से चर्चा कर इसकी कीमतों को कैसे और कम आय वाले देशों तक पहुंचाने पर चर्चा की थी। वहीं अब एएफपी ने जोड़ दिया है कि प्रिकॉशंस रोज उत्पादों के लिए की गई थी और कई जेनरिक कंपनियां पहले से ही टोसिलिजुमैब का उत्पादन कर रही हैं और इनमें से कईयों ने प्रिकॉशंस के लिए आवेदन भी किया था। वहीं अगर ये डब्ल्यूएचओ के मानक का पालन करते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर वो थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं और आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम भी लगाएंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सूरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार की तरह ही आज उत्तराखंड में और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं वह दोपहर 3:30 बजे उन्हें यूपी पहुंचना है ताकि वह यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल हो सकें। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर वार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और इसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी की सीमा लांग आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी पूरी तरह से खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खामोश है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका परिवार वो पलटवार कर रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रचार के मैदान में पूरी तैयारियों के साथ उतरी है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से 1 हफ्ते तक पंजाब में डेरा डाले रहेंगे वो। और सवाल है कि चुनाव से महज 1 हफ्ते दूर अगर कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म नहीं हुई तो फिर कांग्रेस पंजाब में कुर्सी कैसे बचा पाएगी, वो भी तब जब सामने चुनौती दे रही पार्टी पूरी तरह सत्ता छीनने के लिए तैयार है। जंग जीतने के लिए सेना की संख्या से ज्यादा उनमें हौसला और एकजुटता ज्यादा मायने रखती है। सिद्धू और चन्नी की आपसी खींचातान अगर अब भी चल रही है तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरीके से तैयार होकर अपने लश्कर के साथ पंजाब आए हैं और गोवा में प्रचार निपटाकर केजरीवाल पंजाब पहुंचने वाले हैं और 1 हफ्ते तक वो यहीं डेला अपना डाले रखेंगे। अरविंद केजरीवाल अमृतसर, जालंधर, मोहाली समेत कई जिलों में घूमेंगे। मतलब साफ है कि केजरीवाल की नजर अपने लक्ष्य पर टिकी है और उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी खूब उनका मेहनत कर रहा है और वो भी सिद्धू के इलाके में
भगवंत मान ने अमृतसर जिले में अपने चारों उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। मान ने नशे से मुक्ति के मुद्दे पर पंजाब के लोगों से वोट की भी अपील की है। यूक्रेन मसले को लेकर तनाव काफी गहरा गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है और ऐसे में दुनिया पर युद्ध को लेकर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक खत्म होने से पहले ही रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। वहीं बताया गया है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक सीमा पर युद्धाभ्यास करने में जुटे हैं। रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर समेत कई आधुनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास जो है वो जारी है। रूसी तैयारियों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। कुल मिलाकर युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं और अमेरिका अधिकारियों का कहना है यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक तैनात हैं। रूस का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। रोमानिया में अमेरिकी टैंकों को पहुंचाया गया है। वहीं पोलैंड में अमेरिका ने पहले ही 3,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। नाटो के अन्य सदस्य देशों ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। अमेरिका की उस आशंका के बाद जंग के हालात बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। बीजिंग ओलंपिक 20 फरवरी तक होना है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान में आगामी 14 फरवरी को 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं और इसलिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी इन इलाकों में पूरी ताकत लगा रहे हैं। ओवैसी यूपी में लगातार सक्रिय और खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन अवैसी भावनाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। संभल हो या सहारनपुर, वैसी हर जगह मुस्लिम आबादी को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में 9 जिलों में से एक जहां पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। दरअसल संभल में 33% मुस्लिम आबादी है। वहीं दूसरे चरण के जिन 9 जिलों में मतदान होने जा रहा है उनमें से ज्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी हार जीत का फैसला करने की ताकत भी रखती है। सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद में जो है वो 47% मुस्लिम आबादी है। वहीं बिजनौर में 43%, तो अमरोहा में 41% मुसलमान है। रामपुर में सबसे ज्यादा 51% मुसलमान है, जबकि बरेली में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी पर को ध्यान में रखते हुए ओवैसी की नजर 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर किसका साथ देते हैं ये तो 10 मार्च को नतीजे में ही सामने आएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिन कहा कि उसने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसिलिजुमैब को पूर्वी जो है वो योग्यता दे दी है। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी पूरी तरह खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खामोश है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका परिवार का पलटवार जारी है। यूक्रेन मसले को लेकर तनाव काफी गहरा गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान में आगामी 14 फरवरी को 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें से ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच राज्य सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर आदेश पारित किया गया है। इसके तहत कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है और इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 11 व 12 को लेकर कोई भी स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है।
इधर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी से खुलेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तत्काल खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उधर स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक भी की थी। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को जमीनी स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए थे। हिजाब विवाद मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है और यह सुनवाई कुछ छात्राओं की ओर से दायर की गई याचिका के बाद हो रही है। इस याचिका को एकल पीठ ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच को भेज दिया, जिस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जो है वो जारी किया था। साथ ही आखिरी फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के बेटा जो है उत्पल पर्रिकर का दावा है कि उनके समर्थन में मौन लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में पिता की मृत्यु के बाद लोगों के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में फिलहाल वह पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक अतनासियो और मोन्सेरेट से है। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद कसोस के टिकट पर चुनाव जीते मोन्सेरेट भाजपा में शामिल हो गए हैं और मोन्सेरेट की पत्नी जेनिफर तलेगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे पणजी के महापौर हैं। राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा से पणजी के अलावा किसी अन्य सीट से उतारे जाने के सवाल पर उत्पल पर्रिकर ने कहा कि लड़ाई सीट के विकल्प के लिए नहीं थी। 2019 में मैंने पार्टी के फैसले का सम्मान किया, लेकिन कांग्रेस से भाजपा में ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया जिनके खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप हैं कि सार्वजनिक तौर पर बात करना भी उचित नहीं है। असल में पर्रिकर का इशारा भाजपा की तरफ से मैदान में उतरे पूर्व कांग्रेसी अतनासियो मोन्सेरेट की ओर था, जिनके खिलाफ 2016 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। उत्पल ने कहा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र को पिता ने खून पसीने से सींचा है और इसे यूं ही किसी बलात्कारी के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मनोहर पर्रिकर से पहले पणजी में कभी भी भाजपा को मौका नहीं मिला था। कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर चेताया है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कोविड-19 के कई और चिंताजनक वेरिएंट आ सकते हैं। संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि हम देख चुके हैं कि वायरस अपने रूप बदलते रहा है और यह नए रूपों में परिवर्तित भी होता रहा है, इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वामीनाथन इन दिनों महामारी का हाल जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं और इससे पूर्व WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन करखोव ने कहा था कि ओमिक्रॉन कोरोना का अंतिम रूप नहीं है, कोरोना के नए स्वरूप आ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन के 4 अन्य स्वरूपों का पीछा कर रहा है। इमारत में लगे लोहे के सरिये की चोरी होने की वजह से फ्लैट खंडर में तब्दील हो चुके थे। उनका निचला हिस्सा जो है वो खोखला हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि चोरों की वजह से जर्जर हुई इमारत जो है अचानक कल भरभरा के गिर गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मरने वाले सभी लोग वहां बकरी चराने के लिए गए थे। घटना के समय सभी फ्लैट के निचले हिस्से में बैठकर बातचीत कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि अफरीन के ऊपर सबसे पहले इमारत का एक भारी हिस्सा गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद अन्य लोग जब तक वहां से भाग पाते, इमारत का पूरा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। फातिमा और शहनाज भी भागने लगी, लेकिन दोनों मलबे की चपेट में आ गई। शहनाज की कमर में चोट आई है। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही इलाके से लोग वहां पहुंच गए और मलबा हटाने का काम करने लगे। इस दौरान पास के फायर स्टेशन से दमकल कर्मी पहुंच गए और दोनों महिलाओं को बाहर निकालकर अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया। पुलिस का कहना है कि बचाई गई महिलाओं को ज्यादा चोट नहीं है। चोरी की बाबत पूछे जाने पर पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इमारत का रखरखाव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफी जर्जर अवस्था में थी। देश भर में डॉक्टर हिपोक्रेटिक शपथ की जगह अब चरक शपथ लेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सदियों पुरानी परंपरा हिपोक्रेटिक
शपथ में बदलाव करने का सुझाव दिया है। चरक शपथ की शुरुआत 14 फरवरी से देश के मेडिकल कॉलेज में शुरू हो रहे अकादमिक सत्र से होगी। चरक शपथ आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक के नाम पर रखी गई है। शपथ क्षेत्रीय भाषा में भी ली जा सकती है। इसको लेकर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा ने कहा है कि वह इसका समर्थन करते हैं और सभी को इसका पालन करना चाहिए। एम्स को इसका पालन करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शहजानंद प्रहलाद सिंह ने कहा है कि IMA 19-20 फरवरी को इस पर एक बैठक करेगा, क्योंकि डॉक्टरों के बीच इसे लेकर विवाद की स्थिति भी है। डेंटल काउंसलिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार चंदना ने कहा है कि चरक शपथ हमारी प्राचीन संस्कृति को दिखाएगी, लेकिन चरक आयुर्वेदाचार्य थे और आधुनिक चिकित्सा के संदर्भ में हम एलोपैथी का पालन करते हैं, जो कि पश्चिमी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में मेरे विचार से हिपोक्रेटिक और चरक शपथ दोनों को रखा जाना चाहिए। एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अमित मालवीय का कहना है कि चरक शपथ जो है बेसिक मेडिकल नैतिक के पैमाने पर बिल्कुल हिपोक्रेटिक शपथ जैसी थी। दोनों ही नए मेडिकल कॉलेज छात्रों को मेडिकल नैतिकता से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि हिपोक्रेटिक शपथ को संक्षिप्त संस्करण, जबकि चरक शपथ को विस्तृत संस्करण कहा जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिन कहा कि उसने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसीलिजुमैब को पूर्वी जो है वो योग्यता दे दी है। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी पूरी तरह खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खामोश है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका परिवार का पलटवार जारी है। यूक्रेन मसले को लेकर तनाव काफी गहरा गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान में आगामी 14 फरवरी को 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें से ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तुम्हीं के पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पेरिस मशहूर फ्रांसीसी शोधकर्ता वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मांटेनियर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें HIV वायरस को खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि हाल ही में उन्हें कोरोना वायरस के बारे में भ्रम फैलाने पर आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताया कि पेरिस के एक अस्पताल में 8 फरवरी 2022 को मांटेनियर का निधन हो गया। मांटेनियर ने 1983 में ह्यूमन इम्यूनो और वायरस की पहचान की और उस प्रक्रिया को समझा जिसकी वजह से यह एड्स का कारण बनता है। इसके लिए उन्हें सहयोगी फ्रेकोइस बरेसिनोनी के साथ 2008 चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि एड्स के खिलाफ लड़ाई में मांटेनियर का योगदान जो है वो उल्लेखनीय था। वे पार्च इंस्टीट्यूट में एमरिटिव प्रोफेसर और CN के एमिस्टेन रिसर्च डायरेक्टर में उन्हें फ्रांस केसन और ऑनर सहित कई शोध जो है पुरस्कार भी मिले थे। 2020 में उन्होंने दावा किया था कि कोरोना का प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि हेरफेर कर बनाया गया है। हालांकि जीनोम अनुक्रम के विशेषज्ञों का कहना है कि मॉलेनियर की धारणा गलत है और भ्रामक भी है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया था कि कोविड
टीकों के कारण हो सकता है कोरोना वायरस नए वेरिएंट बन रहे हो। हालांकि इस संबंध में भी विशेषज्ञों ने कहा कि टीके का व्यापक प्रयोग होने से पहले ही दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट मिलने लगे थे। राज्यसभा में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठाया गया और तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर राय ने नियम 117 के तहत सदन में मौलिक प्रस्ताव दिया है। इसमें धनखड़ पर चुनी हुई सरकार की संवैधानिकता को चुनौती देने का आरोप भी लगाया गया है। राय ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे। वे सरकार के नियमित कार्यों में दखल दे रहे हैं। वे सरकार के कार्यों और नीतियों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर रहे हैं और इतना ही नहीं, वह प्रिंट, टीवी और सोशल मीडिया पर भी जो है गलत बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रस्ताव में राष्ट्रपति राज्यपाल को वापस बुलाने का आग्रह किया है। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया है कि धनखड़ संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और राज्यसभा में लाया गया मौलिक प्रस्ताव सदन में स्वीकृत करना होगा। प्रस्ताव सभापति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार की वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों को भविष्य में फिर से लाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह बात कृषि कानूनों को फिर से लाए जाने संबंधी सवाल पर कही। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का मामला संबंधित राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है। पिछले साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में जो है वो 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने जमकर जो है हंगामा किया है। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब रक्षा मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न का जवाब जो है कानून मंत्री किरेन रिजिजू देने लगे और उस समय सदन में ना तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और ना ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के कारण मंत्री सदन का अपमान कर रहे हैं और दरअसल भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सेना भर्ती कैंप में कमी संबंधी सवाल पूछा तो इसका जवाब देने के लिए रिज्जू खड़े हुए। इस पर तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत विपक्ष के कई सांसदों ने आपत्ति की है। राय ने कहा है कि यह सदन का अपमान है। जब सत्र चल रहा है तब मंत्रालय के दोनों मंत्री चुनाव में व्यस्त है। स्पीकर ने स्थिति संभालते हुए कहा कि दोनों मंत्रियों ने उनसे गैर हाजिर रहने की इजाजत ली है। फिर यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सामूहिक जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है। नियमानुसार दूसरे मंत्रालय से जुड़े मंत्री भी जवाब दे सकते हैं। रिज्जू ने भी यह दलील दी है। हालांकि विपक्षी सांसदों का कहना था कि सत्र के जारी रहते मंत्रियों को सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले सौगत राय ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन पर सवाल पूछे जाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को सदन में बुलाने की मांग की। हालांकि विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन सवाल का जवाब दे रहे थे। राय ने कहा कि राज्य मंत्री नए हैं और उनका सवाल जो है वो गंभीर है। ऐसे में सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री को देना चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि जयशंकर उनकी इजाजत लेकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं, जबकि रिज्जू ने राय की आपत्तियों को राज्य मंत्री का अपमान ही बताया। यूरोपीय प्रकाशक परिषद ने शुक्रवार को गूगल के डिजिटल विज्ञापन व्यवसाय के खिलाफ अविश्वास जताते हुए यूरोपीय आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इससे यूरोपीय संघ के एंटी ट्रस्ट प्रमुख मॉर्गेथ वेटिगर को जांच में मदद मिलेगी। गूगल ने 2020 में ऑनलाइन विज्ञापनों से करीब 147 अरब डॉलर की कमाई की, जो दुनिया की किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में अधिक है और इसमें सर्च इंजन, यूट्यूब, जीमेल विज्ञापन गूगल की कुल बिक्री और मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा रहे। 16% राजस्व कंपनियों को नेटवर्क व्यवसाय से मिला है, जिसका अन्य मीडिया कंपनियां अपनी वेबसाइट और ऐप्स पर विज्ञापन बेचने के लिए गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करती हैं। प्रकाशकों के व्यापार निकाय जिसमें एक्सेलर, स्प्रिंग और न्यूज यूके, कोडे नास्ट और बोनियर न्यूज और प्रज्ञा इबेरिका भी शामिल है। यूरोपीय आयोग में अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन तकनीकी मूल्य श्रृंखला से ऊपर से नीचे तक गूगल का कब्जा है। वेटेगर ने हाल के वर्षों में 3 अलग अलग मामलों में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए गूगल के खिलाफ 8 अरब यूरो से अधिक का जुर्माना भी लगाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिन कहा कि उसने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसीलिजुमैब को पूर्वी जो है वो योग्यता दे दी है।
उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी पूरी तरह खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खामोश है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका परिवार का पलटवार जारी है। यूक्रेन मसले को लेकर तनाव काफी गहरा गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान में आगामी 14 फरवरी को 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें से ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं।